प्यारे साथियों, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। राजा हर्षवर्धन अपने किस भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था? तो क्या आंसर हो जाएगा साथी इस क्वेश्चन का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद बैठा था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, उनको भी देखते चलना, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। वह प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र और पुष्यभूति राजवंश के सदस्य थे। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा और उसके बाद छोटा भाई हर्ष उत्तराधिकारी बना। अगला प्रश्न देखिए। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस राज्य का शासक था? तो किस राज्य का शासक था शशांक? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, कौन सा था? ऑप्शन डी, गौड़ राज्य का था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया? तो किसने हर्षवर्धन को हराया था तब साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की आशंका है। इन क्वेश्चंस में पूरे टॉपिक ये कवर हो जाएंगे, इनकी गारंटी आपका बाई लेता है। इनसे अलग क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने नर्मदा नदी के तट पर दक्कन में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखिए। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो क्या अवधि थी हर्षवर्धन के शासनकाल की साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली? तो किस शासक ने संभाली थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथी? ऑप्शन ए हो जाएगा, यशोवर्मन ने संभाली थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यह 8वीं और 9वीं सदी के वर्मन राजवंश के संस्थापक थे। महेंद्र वर्मन इस शताब्दी के दौरान कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों पल्लव राजवंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक चालुक्य राजवंश का शासक था और हर्षवर्धन भी समकालीन था। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना दूत भेजा था? तो किसने भेजा था साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने भेजा था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के तांग सम्राट ताइजोंग के पास एक दूत भेजा और बदले में चीनी शासक ने हर्ष के दरबार में 3 दूत भेजे थे। हवेंसवांग एक चीनी तीर्थयात्री जो हर्ष के दरबार में आया था, उसने चीन वापस जाने के बाद सीयूकी यानी कि दी वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखी थी ये? तो ये हवेंसवांग ने लिखी थी, जो कि एक चीनी तीर्थयात्री था। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? तो क्या आंसर हो जाएगा साथ इस क्वेश्चन का? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हुए थे शामिल? ऑप्शन कौन थे हुए थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, हवेंसवांग हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हवेंसवांग चीनी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध धर्मग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की थी। प्रयाग की सभा में हर्षवर्धन ने जनता के कल्याण के लिए अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। सो साथी अब स्टार्ट होती है आपके गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है गुप्त वंश से संबंधित। गुप्त शासकों ने कौन सा एक शुल्क लगाया था जो एक हल कर था, जिसका भुगतान प्रत्येक उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल था? तो कौन सा कर था साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हलव कर था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए एक प्रकार का कर था जिनके पास गुप्त प्रशासन के दौरान हल था। हल का संबंध किससे? किसानों से, जो कि खेतों में जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ किससे है?
तो किससे संदर्भ है विधि शब्द का? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी प्रशासनिक इकाई से है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभावों का एक पदानुक्रम था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसे प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आगे विषयों में विभाजित किया गया था। एक विषयपति विषय का संचालन किया करता था। विषय के एक भाग को विधि कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो किस गण से संबंध रखती थी समुद्रगुप्त की माता? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की? तो किस राज्य से शुरू करी थी उन्होंने अपनी यात्रा? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी बंगाल से शुरू की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। फाहियान चीनी यात्री ने व्यापारियों के जहाज पर सवार होकर बंगाल से घर वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक पैदल यात्रा की। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र पहुंचा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था यह निर्माण साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। मेहरौली यानी कि जो दिल्ली में है, एक लौह स्तंभ का निर्माण भारत के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, जो इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। यह स्तंभ शिलालेख गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में संस्कृत में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो कौन सा गुप्त शासक बना था साथी वो? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम बना था घटोत्कच का उत्तराधिकारी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी साथी विक्रमादित्य की उपाधि धारण? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दंत देवी का पुत्र था। उन्होंने भारत के स्वर्ण युग के दौरान 380 से लेकर 415 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने मेहरौली लौह स्तंभ की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य यह उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो किस राजा को दिखाया गया है साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। इसको अनेक सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो किसने लिखा था शास्त्र, ये मंत्र शास्त्र साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वेताल भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, शंकु, वारमिहिर, वरुचि, वेताल भट्ट हैं। महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास नवरत्नों में सबसे उल्लेखनीय थे। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणभट्ट थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उनके गुरु का नाम बात्सु यानी भरवू था। बाणभट्ट की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडीस्तक। प्रथम 2 गद्य काव्य है और तीसरी कृतिपद काव्य है। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का शासक था।
अगला प्रश्न देखिए, अमर सिंह किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था? तो किसके दरबार में से था अमर सिंह साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में से था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यह गुप्त वंश के तीसरे शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसने गुजरात और सौराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए शकों को हराया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक, जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर सच में कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है साथी यह श्रेय गुप्त काल को प्रारंभ करने का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को यह श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो किसके रूप में भी जाना जाता है साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है प्रयाग प्रशस्ति को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। अगला प्रश्न देखिए, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो किस काल में मिलता साथी है उदाहरण? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल में मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरण स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती आंदोलन राजा राम मोहन राय ने सती को प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताया है। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न देखिए साथी, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो किस गुप्त सम्राट से संबंध था वाकाटक वंश का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय से था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाकाटक राजवंश 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया। अजंता की गुफाएं चित्रकला के क्षेत्र में वाकाटक उत्कृष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्रीगुप्त 240 से लेकर 200 ईस्वी तक गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो किस काल से संबंध दर्शाते बाघ गुफाओं का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ की गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 9 चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारकों का एक समूह है। इन गुफाओं की स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी। भारत में गुफाएं देख ली साथी अन्य इंपोर्टेंट, उंदावली गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, बाराबर गुफाएं बिहार में है, बादामी गुफाएं कर्नाटक में है, उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथी, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके एक दरबारी कवि द्वारा प्रशस्ति नामक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया था। तो कौन थे साथियों दरबारी कवि? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन थे समुद्रगुप्त के। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी है। उसने कविराज और विक्रमांक की उपाधियां भी धारण की। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर्स वर्धन वंश और गुप्त वंश से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथी, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।